जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हिस्ट्री एनसीईआरटी हिस्ट्री की एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम आपका प्राचीन भारत यानी आरंभिक भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ जो आपका सेकंड चैप्टर है, राजा, किसान और नगर, इससे जुड़े हुए एमसीक्यू क्वेश्चन है उनका अभ्यास करेंगे। और क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ साथ ही आपके जो बड़े प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं उनकी तैयारी भी आपकी अच्छे से हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप भी इसके जवाब दीजिएगा और आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर फिर आगे बढ़ सकते हो या फिर आप मेरे साथ भी आगे बढ़ सकते हो। और लास्ट में आपको अपना परिणाम भी बताना है। ये लीजिए आपके सामने पहला प्रश्न। बड़े बड़े प्रश्न मिलेंगे आपको। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राज्यों, साम्राज्यों तथा रजवाड़ों की नींव पड़ी। इस राजनीतिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। 3 विशेषताएं दे रखी है और फिर नीचे बताया है भी इनमें से कौन सा सही है। इन तीनों में से कौन सी विशेषता सही है यह आपसे पूछा है। तो चलिए पहले विशेषताएं पढ़ लेते हैं। कृषि उपज को संगठित करने के लिए नए तरीकों का चलन हुआ। दूसरा, लोहे का व्यापक प्रयोग हुआ। और तीसरा, विभिन्न संस्कृतियों का प्रभाव पड़ा। क्या होगा अब सोचिए, पहला सही है क्या? तो कृषि उपज को संगठित करने के नए तरीकों का प्रयोग हुआ, यह बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों के साथ साथ जो राज्य है, रजवाड़े, उनका विकास हुआ और नदियों के किनारे ही जो सारे परिवर्तन है वो देखने को मिले। दूसरा, लोहे का व्यापक प्रयोग हुआ भी, लोहे के व्यापक उपयोग से ही तो कृषि उपज में वृद्धि है वो स्टार्ट हो गई थी, तो ये भी सही है। तीसरा है कि विभिन्न संस्कृतियों का प्रभाव पड़ा। इस टाइम पीरियड की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें विभिन्न संस्कृतियों से इनका कोई संबंध नहीं था, इसलिए ये ऑप्शन हो गया आपका गलत। तो अब आपको देखना है भी नीचे दिए गए में 1 और 2 कौन से ऑप्शन में आता है, तो वो है आपका ऑप्शन 3। इसका मतलब इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन है वो सही है, यानी 1 और 2 जो विशेषताएं हैं वो सही है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। अब निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लीजिए बहुत से, यानी चैप्टर के अंदर से आपकी लाइनें उठाई गई है, फिर 4 विशेषताएं आपसे पूछी है और इनमें से यही पूछ लिया आपके सही कथनों का आपको इसमें से चुनाव करना है भी कौन से सही हैं चारों। पहला है, जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ा। सही है, यह तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, ब्राह्मी और खरोष्टी का प्रयोग प्राचीन सिक्कों तथा अभिलेखों में किया गया। यह बात भी बिल्कुल सही है भाई, किया गया है। और प्राकृत तो आपको पता है, एक प्राकृत भाषा का भी जिक्र आता है, तो यह दूसरा भी सही हो गया। तीसरे में आ गया, प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। तो प्राचीन अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखते थे। और कौन सी होती है प्राकृत भाषाएं? जो जनमानस की, जो लोकल जो लैंग्वेज बोली जाती है लोगों द्वारा, वो, तो ये भी सही है ऑप्शन। उसके बाद में चौथा है कि तमिल तथा पाली भाषा में अभिलेखों की रचना नहीं की गई है। बड़ा गौर से पढ़ना पड़ता है ऐसी लाइनों को। अब आप सोचिए, क्या तमिल और पाली भाषा में अभिलेखों की रचना हुई है या नहीं हुई? तमिल, पाली और संस्कृत भाषाओं में अभिलेख मिलते हैं भाई, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, ये चौथा तो जो विचार है इस कथन पर अपने सही नहीं कर सकते। तो कौन से सही हो गए? पहला हो गया, दूसरा और तीसरा। 1830 में जेम्स प्रिंसेप ने इनको ब्राह्मी और खरोष्टी को पढ़ डाला था। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इनका? तीसरा ऑप्शन भाई। 1, 2 और 3 तीनों कथन हैं वो सही है। चलिएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं। महाजनपद का आ गया भाई। महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चुनाव करना है। 2 बातें बताई गई है, बताइए कौन सा सही है भाई। पहला है कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। सही है, गलत है?
बिल्कुल सही है। बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथों से 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ये बात तो सही है। फिर कहा जा रहा है कि गण और संघ नाम से प्रसिद्ध राज्यों में एक राजा का शासन होता था। गण और संघ का जो जिक्र आता है उसमें एक राजा था क्या? गौर करो भाई, एक ही था क्या? ये बात भी सही है क्या? देखिए, महाजनपदों की बात करते हैं तो महाजनपदों के अंतर्गत तो राजा का शासन था। यहां तो एक राजा होता था और उसका शासन चलता था। लेकिन गण और संघ नाम से जो प्रसिद्ध राज्य थे उसमें कई लोगों का समूह है, एक राजा नहीं बल्कि कई लोगों का जो समूह होता था वो राज्य करता था। कई लोगों का समूह है, याद आ गई लाइन आपको अच्छे से? इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति है वो अपने आप में राजा कहलाता था। भगवान महावीर और बुद्ध का जो संबंध है वो भी इन्हीं गणों से था। तो ये दूसरा कथन क्या हो गया अपना? गलत हो गया। अब ये एक राजा का नहीं था भाई, कई लोगों का समूह में शासन था। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो गया? फिर पहला ही हो गया भी, केवल एक जो कथन है पहला वो ही सही है। आ रहा होगा आनंद? देखिएगा कंसेप्ट क्लियर होता है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को करने के बाद आप वापिस बुक पढ़िए या नोट्स पढ़िए तो आपको अच्छे से सारी चीज क्लियर हो जाएगी और आनंद भी आएगा उसमें पढ़ने में। चौथा प्रश्न है जी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए वही हमें सही कथन का चुनाव करना है। और फिर 4 कथन आ गए भाई, इन चारों में बताना है भी कौन सा आपका सही है। पहला है साहब कि जनपद शब्द का प्रयोग भूखंड के लिए होता था जहां लोग बस जाते थे। तो जनपद का अर्थ ऐसा भूखंड ही होता था जहां कोई जन या लोग, कुल या जनजाति है वो बस जाती थी। और इस शब्द का प्रयोग प्राकृत और संस्कृत दोनों के अंदर मिलता है भाई, तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा है भी इस काल में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना है वो शुरू की थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण भी तो किया गया था और ये अपेक्षा की जाती थी इनके अंदर भी शासक है वो क्षत्रिय वर्ग का होगा, तो ये दूसरा भी अपना सही हुआ। तीसरा है कि पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कर धन एकत्रित करना अवैध माना जाता था। आप फ्लो में मत पड़ जाना भाई, पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करके धन एकत्रित करना अवैध, इनवैलिड माना जाता था क्या? याद कीजिए, उस समय संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय, वैलिड उपाय था भी पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन एकत्रित किया जा सकता है, जबकि यहां तो अवैध कह रहा है। इसका मतलब भैया तीसरी बात सही नहीं है। चौथे पर विचार कर लें। शासकों का प्रमुख कार्य किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना था। हां बिल्कुल, यह बात सही है। तो अब आप देख लो, पहला सही, दूसरा सही और चौथा सही। ये कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? तीसरे में दिखाई दे रहा है। तो उत्तर क्या हो गया अपना? 3 नंबर ऑप्शन इसके अंदर हो गया। चलिएगा आगे बात कर ले। 5वां प्रश्न, 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व, मगध का प्रश्न है। मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इतिहासकारों के अनुसार इसके क्या कारण थे? अब 4 कारण बता रखे हैं, बताने इनमें से चारों ही थे या कोई कम ज्यादा थे, ये चीज क्लियर करनी है। अच्छी उपज की बात आती है तो मगध क्षेत्र में आपको पता है भी खेती की उपज खास तौर पर अच्छी ही होती थी, तो ये बात तो सही है। दूसरा है भी लोहे की खदानें, तो लोहे की खदानें भी वहां आसानी से उपलब्ध थी जिससे वो उपकरण और हथियार है वो सरलता से बना लेते थे, ये बात भी सही है। तीसरा है भी गंगा और उपनदियों के कारण सुलभ आवागमन की जो बात है तो सस्ता और आसान पड़ता था, ये बात भी सही है। चौथा है भी जंगली क्षेत्रों में हाथी की उपलब्धता थी, और याद करो ये हाथी कौन काम में लेता था? आर्मी, वहां की सेना है वो काम में लेती थी, तो ये चारों ही बात सही हो गई। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अभी आपको? ये रहा 4 नंबर ऑप्शन अपना। चारों ही कथन इसके सही है। देखिए ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, साथ में 2 नंबर का प्यारा सा प्रश्न भी कर लिया भी मगध के शक्तिशाली होने के 4 कारण बताइए। तो अच्छी उपज, लोहे की खदान,
और नदियों और उपनदियों से आना जाना आसान हुआ, और जंगलों के अंदर हाथी की उपलब्धता। तो कितना फायदा हो रहा है इस प्रकार की सीरीज से आपको। लीजिए भाई, मौर्य साम्राज्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है, वही कथन दे रखे हैं और सही कथन, गौर करना है, गलत पूछा है सही। मौर्य साम्राज्य का प्रश्न है और सही कथन आपको बताने हैं। 4 लिखे हुए हैं। पहला है कि इसकी स्थापना 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी भाई, ये बात तो बिल्कुल सही है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर है वो इसकी स्थापना की थी। दूसरा, मौर्य शासकों का उल्लेख है वो जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों और संस्कृत वाग्मय में मिलता है, बिल्कुल सही बात है ये। तीसरा, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा के अंदर है। क्या सारे अधिकांश जो अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में है? बिल्कुल, ये बात भी सही है। चौथा है, अराइमेक और यूनानी लिपियों का प्रयोग दक्षिणी भारत से प्राप्त कुछ अभिलेखों में किया गया है। इस पर गौर कर लें भैया, अराइमिक और यूनानी लिपियों का प्रयोग दक्षिणी भारत के अंदर जो अभिलेख मिले वहां से हुआ है या कहीं और से हुआ है भाई? ये सही लग रहा है क्या आपको? ये कहां मिले हैं अपने को, याद आ गया होगा आपके? वेरी गुड, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से भाई, अफगानिस्तान से मिले हैं। अराइमिक और यूनानी लिपियों का प्रयोग दक्षिणी भारत से अभिलेखों से नहीं हुआ है, बल्कि ये शाहबज गढ़ी और मनसेरा अभिलेख है वो खरोष्टी लिपि में, जबकि अफगानिस्तान से अभिलेख है वो अराइमिक और यूनानी दोनों में मिले हैं। तो इसलिए ये कथन हो गया गलत। तो सही उत्तर 3 सही है, तो कौन सा हो गया अपना? तीसरा ऑप्शन, पहला, दूसरा और तीसरा हो गया भाई। चलिए अगले प्रश्न का आनंद लेते हैं। मौर्य साम्राज्य का ही प्रश्न है। मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों का वर्णन मिलता है, बिल्कुल सही बात है। निम्न में से कौन से राज्य इसमें सम्मिलित थे? दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। सही बताने, अभी उन 5 में कौन से शामिल थे ये बताना है आपको। पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, अंग और काशी का जिक्र किया गया है। पाटलिपुत्र था क्या भाई? बिल्कुल पाटलिपुत्र था। दूसरे की बात करें तक्षशिला, ये भी था। तीसरे की बात करें उज्जैनी, तो ये भी था। चौथे की बात करें अंग और काशी, ये याद आ रहे हैं क्या? थे क्या उनमें भी? हमें ये तो अच्छे से क्लियर है। पाटलिपुत्र तो क्या थी? राजधानी बनी थी बाद में, तो ये तो हो गई उनकी राजधानी। फिर उसके बाद तक्षशिला भी आपके याद है, उज्जैनी भी आपके याद है। उसके बाद में 2 और जो थे, एक था तोसली था, और एक था अपना सुवर्णगिरी। याद आ गए नाम? ये थे। तो ये न तो अंग था और न ही काशी थे। तो इस हिसाब से उत्तर कौन सा हो गया अपना? पहला, दूसरा और तीसरा। और कौन से ऑप्शन में है? पहला ही ऑप्शन हो गया भी, पहला, दूसरा और तीसरा। अच्छे से दिमाग में रखिएगा। और इन सब का उल्लेख है वो सम्राट अशोक के अभिलेखों के अंदर मिलता है भाई। चलिएगा साहब, मौर्य साम्राज्य से ही जुड़ा हुआ एक प्यारा सा प्रश्न फिर आपके सामने, वही कथन, और ये देख लो कौन सा सही बताना है। 2 बातें आपके सामने लिखी हुई है। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे, बिल्कुल थे, तो ये तो सही। दूसरा, स्वर्णगिरी आंध्र प्रदेश में या आंध्र में स्थित सोने की खदान थी। अब ये सही है गलत है? स्वर्णगिरी यानी सोने का पहाड़, ये कहां था? आंध्र में था या कहीं और? याद आ गया होगा। ये कहां था? कर्नाटक में भी, कर्नाटक में। तो ये तो गड़बड़ कर दिया उसने। तो कौन सा सही है? केवल 1 नंबर ही सही है। चलिएगा अगला प्रश्न, फिर कथन आ गए भाई। 2 कथन हैं और बताना है आपको इसमें से सही कथन कौन सा है। मैगस्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति का उल्लेख किया है। एक समिति का उल्लेख किया है, याद आ गया? एक समिति,
और साथ में ही उसने 6 उप समितियों का भी उल्लेख किया है। साथ में कुछ जुड़ी हुई बातें भी कर लें। एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया था मैगस्थनीज ने। कौन सी पुस्तक लिखी इसने? इंडिका। मैगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। तो ये बात तो सही कह रहा है साहब। दूसरा है कि अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा होगा। बिल्कुल, ये कहा था भी अगला जन्म होगा तो उसका फल उसके साथ आपके चलेगा। तो दोनों ही कथन सही हैं भी। और कौन सा ऑप्शन हो गया फिर अपना? 3 नंबर, 1 और 2 दोनों ही इसमें सही है। चलिएगा साहब, 10वां प्रश्न। दक्षिण की तरफ बढ़ गए। अब दक्षिण के राजाओं और सरदारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? अब तक सही वाले प्रश्न थे, ये सही नहीं है, यानी आपसे क्या पूछा जा रहा है? गलत कथन पूछा जा रहा है। इन चारों में से कौन सा गलत है? पढ़ लीजिए आप चाहें तो। चोल चेर पांड्य को संयुक्त रूप से तमिलकम कहा जाता था। बिल्कुल सही है ये। चोल चेर पांड्या को दक्षिणी भारत में संयुक्त रूप से तमिलकम कहा जाता था। तमिलकम, ध्यान रखिए, तमिलकम में चोल चेर पांड्या आते थे। तो ये कथन तो अपना सही है भाई, गलत छांटना है। दूसरा है कि सरदार का पद वंशानुगत हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। बिल्कुल, ये कथन भी सही है, हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। तीसरा है कि सरदार अपने अधीन लोगों से कर वसूलते थे जबकि राजा भेंट स्वीकार करते थे। थोड़ा सा गौर कर लेना, सरदार के लिए तो क्या कह रहा है? भी टैक्स लेते थे, जबकि राजा क्या लेते थे लोगों से? क्या भेंट लेते थे। अब ये सही है क्या? इस पर गौर कर लो। ये उल्टा हो गया है ना। राजा तो लेते थे कर, राजा तो लेते थे कर लेते थे, और जबकि सरदार है वो भेंट लेते थे। तो ये गड़बड़ कर दी, यहां उल्टा लिख दिया इन्होंने। तो ये गलत है। एक तो ये कथन गलत है, कहीं और भी गड़बड़ नहीं हो अपने देख लें। शक और सातवान शासक लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व है वो जुटाते थे। बिल्कुल, ये कथन भी सही है। तो यहां गलत का पूछा है तो कौन सा उत्तर हो जाएगा फिर इसमें? गलत वाला। 3 नंबर ऑप्शन अपना इसके अंदर गलत वाला हो जाएगा। सरदारी में आपको यह भी पता है कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होता था और वो अपने अधीन लोगों से भेंट लेता था, जबकि राजा है वो टैक्स वसूलता था। 11वां प्रश्न, राजा की देवीय स्थिति वाला टॉपिक आ गया अपना, बढ़िया। निम्न में से किस या किन माध्यमों को अपनाते थे अपने आप को देवता साबित करने के लिए? कूट से उत्तर का चयन करना है आपको। दिए गए कूट में से कौन सा आपका सही उत्तर है ये छांटना है। देवी देवताओं के साथ अपने नाम को जोड़ना सही है ना? ये बात अपने नाम जोड़ते थे वो, ये लाइन भी सही है। विशालकाय मूर्तियों का निर्माण किया था इन्होंने, खूब सारी मिली है तभी तो अपने इनको बता पाए हैं। यूपी वाला उदाहरण तो याद आ रहा होगा। यूपी में मथुरा के पास माट के एक देवस्थान पर कुषाणों द्वारा मूर्तियां स्थापित की गई थी। कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे, तो यह भी सही है। तीसरा है बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करना। कई शासकों ने देवतुल्य स्थान प्राप्ति के लिए देवपुत्र की उपाधि भी धारण की थी, और कुषाण शासक है वो चीनी शासकों से प्रेरित होकर स्वयं को स्वर्गपुत्र भी कहते थे। तो हो गए, इसका मतलब ये भी सही है। तो तीनों ही सही है। और कौन सा ऑप्शन हो गया फिर? चौथा ऑप्शन हो गया। अभी अपना पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही कथन सही है। तो उत्तर हो गया इसमें 4 नंबर। राजा बनाने के लिए, राजा है वो देवता बनाने के लिए क्या क्या करते थे। लीजिए भैया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। फिर 2 बातें बताई है और पूछा है कौन सा सही है। पहला है कि शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम की रचना तेलुगु भाषा में की गई है, तेलुगु भाषा में की गई है। दूसरा कह रहा है कि कनिष्क के सिक्कों पर अग्र भाग में राजा और पृष्ठ भाग में देवता का अंकन है।
ध्यान रखिए, शिल्पाधिकारम की रचना तेलुगु भाषा में नहीं हुई है, बल्कि किस में हुई है? तमिल भाषा के अंदर। तमिल, ये शिल्पाधिकारम है वो तमिल महाकाव्य है, तो इसलिए ये तो सही नहीं है। तो कौन सा? दूसरा सही है बिल्कुल। अग्र भाग में राजा और पीछे वाले भाग में देवता का अंकन किया गया है ताकि हमें देवता मान लिया जाए, तो दूसरा एक ही सही है। तो कौन से ऑप्शन में? ये दूसरे में मिल गया अपने को, केवल 2 सही है। चलिएगा साहब, प्रयाग प्रशस्ति, क्या बात है, एक एक नंबर के साथ साथ बड़े वाले प्रश्न भी दिमाग में सेट होते जा रहे हैं। प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। लीजिए भैया, 3 बातें बताई गई है और आपसे ये पूछा है इनमें से कौन सा सही है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन द्वारा की गई थी। की गई थी कि नहीं की गई थी भाई? बिल्कुल की गई थी, तो ये बात तो सही हुई। दूसरा, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। बिल्कुल, ये कौन सी भाषा में लिखी गई? प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत के अंदर लिखी गई। हरिसेन चंद्रगुप्त का राजकवि था। हरिसेन ने लिखी, संस्कृत में लिखी। अब ये बता रहा है क्या ये चंद्रगुप्त का राजकवि था? सही है या गलत है भाई? ये मुझे सही क्यों लग रहा है? सही है क्या? नहीं है, नहीं है। किसका राजकवि था? समुद्रगुप्त का भाई, समुद्रगुप्त का राजकवि था। तो ये बात हो गई यहां पर गड़बड़। इसे इलाहाबाद प्रस्तंभ अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। तो केवल पहला और दूसरा सही है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर 2। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने संस्कृत में समुद्रगुप्त के दरबारी कवि था। 14वां प्रश्न, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की आर्थिक स्थिति में इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में जुड़ा हुआ प्रश्न। विचार करते हुए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से सही कथन कौन सा है। सही पूछा है भाई। 2 बात है, लोहे के फाल वाले हलों का प्रचलन उपमहाद्वीप के कुछ भागों तक ही सीमित था, और दूसरा, नहरों के माध्यम से सिंचाई है वो की जाती थी। बिल्कुल, दोनों ही कथन क्या है? सही है। चर्चा हो चुकी है अपनी पहले भी इसके ऊपर। लोहे के फाल वाले हल के वजह से ही फसलों की उपज बढ़ी थी। ये सारी बातें हो गई। पंजाब और राजस्थान जैसी जो अर्ध शुष्क जमीन वाले क्षेत्र थे, वहां लोहे का प्रयोग है वो आपको पता है 20वीं सदी में ही शुरू हो पाया था। और उपज बढ़ाने का एक तरीका कुएं, तालाब और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना भी था। तो दोनों ही कथन सही है। और कौन सा ऑप्शन हो गया फिर अपना? ऑप्शन नंबर 3। 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। चलिए साहब, कुछ मैचिंग का पूछ रहा है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? एक तरफ कुछ शब्द दिए हैं 3 और उनका सामने अर्थ दिया है। यह बताना है भी कौन सा इसमें सही है। पहला है गहपति। गहपति कौन कहलाते थे? क्या जमींदार और छोटे किसान ही कहलाते थे? याद कीजिए, बौद्ध ग्रंथों में भूमिहीन जो खेतीहर श्रमिक थे, छोटे किसान, जो बड़े जमींदारों का है वो उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में गहपति शब्द का प्रयोग जो हुआ है, गहपति ये किस भाषा का शब्द है? पाली भाषा का शब्द है। और इसमें जो प्रयोग हुआ है वो छोटे किसानों और जमींदारों के लिए हुआ है। ये सही है भाई। दूसरा कह रहा है कि वेलार, वेलार बड़े जमींदार, बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधानों का आपको याद कीजिए, वहां पर पद क्या होता था? वंशानुगत होता था। और जो तमिल संगम साहित्य में भी गांव में रहने वाले जो विभिन्न वर्ग के लोगों का उल्लेख जो मिलता है, उसमें वेलार का मतलब बड़े जमींदार ही था। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद में बात आ रही है उल्वर। उल्वर वो किसके लिए कहते थे? हलवाह के लिए यूज होता था उल्वर। तो यानी ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तीनों ही सही है। अब देखो कौन से ऑप्शन के अंदर तीनों ही मिलेंगे। ये रहा 4 नंबर। तीनों, ये तीनों ही सही है। एक वो और याद कर लीजिए, एक वो अणिमई और था, याद आ गया? अणिमई वो किसके लिए यूज होता था शब्द? ये दासों के लिए, विदास के लिए अणिमई।
चलिए साहब 16वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कूट की सहायता से बताइए कि सही कथन कौन सा है। चलिए दो बात आ गई। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त प्रथम की बहन थी। दूसरा क्या, प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक वंश में हुआ। प्रभावती गुप्त क्या चंद्रगुप्त प्रथम की बहन थी क्या? ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी भाई, पुत्री। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। और प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक वंश में हुआ था, सातवाहन वंश के वहीं पास वाला जो इलाका दक्कन क्षेत्र में इनका एरिया था। याद कीजिए प्रभावती गुप्त के लिए कई महत्वपूर्ण बातें भी हमें मिली थी। भी संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि यानी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन एक अभिलेख के अनुसार प्रभावती है उसे भूमि की स्वामिनी और उसे ने दान भी किया था। ये एक विशेष बात भी हमें मिलती है। तो एक दूसरा ही सही है, तो वो कौन सा ऑप्शन हो गया, 2 नंबर वाले में मिल गया, 2 नंबर में 2 वाला ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 17 पर बात करते हैं और लगाते हैं भेजे को, करते हैं रिवीजन, रिकॉल कर रहे हैं हम, जो हमने पढ़ा उसको दोबारा हिला दे रहे हैं। भूमिदान से संबंधित प्रश्न। भूमिदान के परिणामों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दे लेना, गौर कर लेना, सही नहीं है ये पूछा है। भूमिदान मजबूत राजनीतिक प्रभुत्व का संकेतक था। लगाओ भैया दिमाग। राजा ने भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाना शुरू कर दिया। भूमिदान से राज्य और किसानों के मध्य संबंध है वो अधिक स्पष्ट हुए। क्या लग रहा है आपको? उल्टा स्टार्ट कर लेता हूं मैं, तब तक आप दिमाग लगा लें। भूमिदान से राज्य और किसानों के मध्य संबंध अधिक स्पष्ट हुए। ठीक है ये बात। तो कुछ लोग ऐसे भी थे ना जिन पर सामंतों और अधिकारियों का नियंत्रण नहीं था। पशुपालक, संग्राहक और शिकारियों का जिक्र भी आया था। और ऐसे लोग अपने जीवन और आदान प्रदान का विवरण है वो नहीं रखते थे, लेकिन भूमिदान से राज्य और किसानों के मध्य संबंध है वो स्पष्ट हुए थे। ये बात तो सही है भाई। दूसरा है कि राजा ने भूमिदान के माध्यम से समर्थक जुटाने शुरू कर दिए थे। जब राजा का शासन सामंतों पर दुर्बल होने लगा था, कमजोर होने लगा था, तो उन्होंने भी भूमिदान के माध्यम से अपने पक्ष में उनको किया था। तो ये बात भी सही है। पहला क्या कह रहा है कि भूमिदान मजबूत राजनीतिक प्रभुत्व का संकेतक था। भाई साहब जब राजनीतिक प्रभुत्व हो, चौधर अपनी फुल चल रही हो एरिया में, तो कौन मूर्ख होगा वो भूमिदान करेगा। बिना कुछ दान किए ही लोग उसकी भक्ति कर रहे हैं। तो यहां तो ये कह रहा है भी राजनीतिक प्रभुत्व का संकेतक है। तो भूमिदान से राजनीतिक प्रभुत्व के कमजोर होने के संकेत मिल सकते हैं, न कि मजबूत होने के। तो ये कथन क्या है, गलत है। तो इसका उत्तर 1 नंबर ऑप्शन। गौर कर लेना अच्छे से, बहुत अप्लाइड प्रश्न है, समझ पर आधारित है, ऐसे तुक्के मार वाला रट्टे मार वाला नहीं है। भी भूमिदान क्यों, दूसरे को अपने पक्ष में करने के लिए ही तो दिया था। तो बहुत अच्छे से इसको कीजिएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने 18वां कि भूमिदान के परिणामों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है यह बताना है। पहला है कि अग्रहार, आ गया ना, भूमिदान में एक शब्द आया था अग्रहार, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को कहते थे। बिल्कुल, बहुत प्यारा प्रश्न है, सही बात है। दूसरा क्या, दान की गई भूमि में केवल पुलिस और सैनिकों को प्रवेश की अनुमति थी। ध्यान रख लीजिएगा, दान की गई भूमि या गांव में पुलिस और सैनिकों का प्रवेश बिल्कुल वर्जित था, कोई अनुमति नहीं थी, कोई अनुमति नहीं थी। इसलिए यह कथन हो गया अपना गलत भाई। तो उत्तर क्या हो गया, केवल 1, और वो अपने पहले ही ऑप्शन के अंदर है। तो उत्तर हुआ 1 नंबर। चलिएगा साहब, एक चीज इसमें अगर हम अग्रहारों पर बात करें तो
इस पर भूमि कर नहीं वसूला जाता था। ब्राह्मणों को जो ये अग्रहार भूमि दी जाती थी, इनसे किसी प्रकार का जो टैक्स है वो नहीं लिया जाता था। और ब्राह्मणों को स्वयं खुद है वो स्थानीय लोगों से, इनको लोकल लोगों से टैक्स वसूल करने का अधिकार था। इनसे कोई टैक्स नहीं लेता था, बड़ी इनको सहूलियत थी उस टाइम। चलिए साहब, अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कूट की सहायता से बताइए कौन सा सही कथन सही पूछा, इनमें से सही कथन कौन सा है। हवेन सांग के आगमन के समय तक पाटलिपुत्र खंडहर में बदल चुका था। बिल्कुल, 7वीं सदी ईस्वी में जब हवेन सांग भारत आया था तो उसने पाटलिपुत्र का वर्णन एक खंडहर के रूप में ही किया है, तो यह सही है। मौर्य काल में पुहार समुद्र तट पे बसा हुआ नगर था। बताइए। बिल्कुल, पुहार है वो समुद्र तट के ऊपर ही बसा हुआ था। मानचित्र देखिए आप इसके बारे में। तीसरा क्या मौर्य काल में मथुरा व्यावसायिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। बिल्कुल, व्यावसायिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का यह प्रमुख केंद्र है, वो रहा है। तो तीनों ही सही हो गए। तो कौन सा ऑप्शन हो गया अपना, सारे ही सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4। चलिएगा आगे बात करते हैं 20वां श्रेणी से जुड़ा हुआ प्रश्न। शिल्प कला वाले में पढ़ा था अपनों ने, कथनों पर विचार करते हुए कौन सा कथन सही है। सही है, बस दो चीज देखनी है, कौन से टॉपिक का प्रश्न है और बाद में यह पूछ रहा है भी सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। ऊपर नीचे कहीं भी लिखे हो सकते हैं। पहला है कि उत्पादकों तथा व्यापारियों का ये संघ था। बिल्कुल, उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को ही तो हम क्या कहते थे, श्रेणी कहते थे भाई। तो श्रेणी की परिभाषा ये होगी, तो ये बात सही है। दूसरा, ये कई लो उपकरणों का उपयोग है, वो जानते थे। बिल्कुल जानते थे भी, ये व्यापारी थे तो जानते ही थे। तीसरा, ये कच्चा माल खरीदकर और उससे सामान तैयार कर बाजार में बेचते थे। तो कच्चा माल खरीदना जो अपने ग्रुप के लिए और तैयार माल को बाजार में बेचना, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ही सही हैं और वो इस बार कौन से ऑप्शन में है, 3 नंबर में है। 1, 2 और 3 तीनों ही बातें हैं वो श्रेणी के संदर्भ में बिल्कुल सही है। चलिएगा साहब, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए कूट से पहचानिए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। चलो बस सही ढूंढना है। 3 बातें लिखिए। पहला है, व्यापारिक मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले धन वसूला जाता था। जाता था कि नहीं जाता था भाई? बिल्कुल देना पड़ता था, रोड से वहां से गुजरने के लिए कि हम आपकी सुरक्षा कर देंगे, पैसे दे दो। दूसरा, धनी व्यापारियों को मस्तुवन और सतवाह कहा जाता था। यह बात भी सही है। तमिल भाषा के अंदर मस्तुवन और प्राकृत भाषा में सतवाह और सेठी, सतवाह या एक शब्द और भी पढ़ा है ना अपनों ने, सेठी, दक्षिण भारत वाली फिल्मों में। ये किन को कहा जाता था? ये उन धनी व्यापारियों को ही कहा जाता था। तो ये बात भी सही है। तीसरा है कि मसाले, कपड़े, जड़ी बूटियां अरब सागर के रास्ते भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंचाई जाती थी। बिल्कुल, क्योंकि रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसाले और कपड़े और जड़ी बूटियों की वहां बड़ी भारी मांग थी और अरब सागर के रास्ते हैं उनको वहां भूमध्य सागर वाले क्षेत्रों तक पहुंचाई जाती थी। तो तीनों ही कथन सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया ये भी तो देखना पड़ेगा। चौथा ऑप्शन हो गया, नीचे देखिए आप, चौथा। तो तीनों ही बात है वो यहां सही है भाई। चलिएगा 22वां प्रश्न, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के सिक्कों के संदर्भ में। वाह जी वाह, एक बहुत प्यारा प्रश्न, सिक्कों का। अब तक सिक्कों का जिक्र नहीं आया था। सही नहीं है यो हो, ये भी गौर कर लेना। सही नहीं पूछा है, गलत कथन पूछा है, चारों में से कौन सा है गौर कर लेना भैया, गड़बड़ नहीं हो जाए। आहत सिक्के तांबे और चांदी में ढाले गए थे। आहत सिक्के चांदी और तांबे में ढाले गए थे, तो ये तो सही है बिल्कुल, ठप्पे मारकर जो बनाते थे। दूसरा है कि सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास था। केवल, सही है क्या ये? विचार करना आप भी।
अगला है कि शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सिक्के सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे। बिल्कुल, ये तो सही है, बिल्कुल। सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं द्वारा जारी किए गए थे, ये भी सही है। तो ये तो बिल्कुल सही है। तो यहां गौर करें, सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा था क्या? क्योंकि याद कीजिए, हमने पढ़ा भी राजा के अलावा व्यापारी, जो धनी लोग या नागरिकों द्वारा भी सिक्के जारी किए जाने की संभावना है, वो इतिहासकारों ने व्यक्त की है। इसलिए ये कथन पूर्ण रूप से सही नहीं है। तो उत्तर भी यही हो जाएगा, क्योंकि हमसे सही नहीं यानी गलत कथन पूछा है। तो वो कौन सा हो गया? अपना 2 नंबर हो गया। और कुषाण राजाओं के सिक्कों का आकार और वजन याद कीजिए, रोमन साम्राज्य और ईरान के जो पार्थियन शासक जो थे उनके समान था। और दक्षिणी भारत में बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं। और इससे स्पष्ट होता है कि व्यापारिक तंत्र है वो राजनीतिक सीमाओं के अंदर बंधा हुआ नहीं था। लीजिए साहब, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर एक बार गलत कथन है वो आपसे पूछा जा रहा है। योद्धे राजाओं ने बड़ी संख्या में सोने और चांदी के सिक्के जारी किए। लो जी, योद्धे तो ये हमारे वाला इलाका ही आ गया, पंजाब हरियाणा वाला और बीकानेर के आसपास इधर वाला जो हनुमानगढ़ गंगानगर वाला। योद्धे पंजाब और हरियाणा के कबायली गणराज्य थे। यहां सोने चांदी के कुछ नहीं मिला भैया। यहां पर क्या मिले थे? याद आ गए, तांबे के सिक्के। तांबे के सिक्के हैं वो जारी करने के प्रमाण मिले हैं, जो इनकी व्यापारिक रुचि और सहभागिता को प्रदर्शित करते हैं। तो सोना और चांदी नहीं है। इसका मतलब ये कथन तो हो गया गलत। दूसरा, रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात दूरवर्ती व्यापार में कमी आई। बिल्कुल, ये तो सही है बात। ये मानते हैं भी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद ही ये जो दूरी से जो व्यापार होता था वो कम हो गया। ये सही है बात। 6वीं शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। ये बात भी सही है, भी सोने के सिक्के मिलने हैं वो कम हो गए थे। इन्हीं से तो जुड़े हुए ये बातें आ गई थी भी हाँ, दूरवर्ती व्यापार में कमी हो गई थी, इस वजह से ऐसा हुआ। तो दूसरा और तीसरा 2 ही कथन सही हैं इसके। ये क्या हो गया? इसमें कौन सा है? सोने के सिक्के मिलने कम हो गए थे, तो ये तो सही है। हाँ, और सॉरी, हमें हाँ गौर कीजिएगा, ये गड़बड़ मैंने भी कर दी। इसमें क्या पूछा है? गलत पूछा है। मैं सही के चक्कर में चल पड़ा था। तो कौन सा हो गया? केवल एक। भाई ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं में है ना, ऐसी गलती हो जाती है। शायद मेरे इस व्यवहार से आपको भी कुछ सीखने को मिले भी। हाँ, ऐसी गलती वहाँ बड़े बड़े एग्जाम कल को आप देखोगे वो उनके अंदर हो जाती है। तो हम स्कूल के साथ साथ ऐसे मानिए एक बहुत बड़े कंपटीशन की प्रिपरेशन भी साथ में हो रही है, अगर आपका सब्जेक्ट आगे हिस्ट्री रहता है। तो गलत कथन पूछा था इसलिए पहला सही है, क्योंकि दूसरा और तीसरा तो सही है। गलत पूछा है तो इसलिए पहला होगा। चलिएगा, ये तो मैंने पूछ लिया। अब इन प्रश्नों के जवाब आप अपने स्कूल का नाम, डिस्ट्रिक्ट लिखकर बताइएगा आपके कितने प्रश्न हैं वो सही हुए हैं। और लास्ट में अब बारी है आपके प्रश्न की, और वो है मगध की प्रारंभिक राजधानी है वो कौन सी थी? इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में। तब तक जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।